बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आप इंटरनेशनल रिलेशन का चैप्टर 33 पढ़ेंगे। इसमें आप 3 डिस्टिंक्ट सिस्टम पढ़ेंगे आईआर में। पहला यूनिपोलर सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही पावर हो और एक ही डोमिनेंट पावर हो। जैसा कि 1991 से 2017-18 तक जो है ना, वो अमेरिका वो सुपर पावर था। तो ये यूनिपोलर वर्ल्ड था। और ये किस तरह होता है? यूनिपोलर सिस्टम के कब वजूद में आता है? जब एक ही स्टेट तमाम स्टेट्स को फतह करे। जैसा कि अगर हम रोमन एम्पायर की बात करें तो उसने मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप पर जो है ना उसको फतह किया था और वहाँ पर अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट किए थे, या बाय इंस्टीट्यूशनल मीन या इदारों की मदद से अपनी पावर को वो अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करें। मिसाल के तौर पर अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और नेटो के ज़रिए से पूरी दुनिया पर अपना डोमिनेंस जो है ना वो बरकरार रखा था और रखा है। और बाय हेजेमनी, हेजेमनी का मतलब ये है कि एक ही डोमिनेंट लीडर पूरी दुनिया पर हुकूमत करे और कुछ ऐसे रूल्स, नॉर्म्स और बिहेवियर इस्टेब्लिश करे जो कि पूरे सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल हो। जैसा कि अमेरिका ने किया है, जो कि रूल बेस्ड सिस्टम वो कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम वो रूल बेस्ड सिस्टम है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल की बात करें तो रोमन है, क्योंकि रोमन एम्पायर उसने पूरा यूरोप और इस तरह अफ्रीका और मिडल ईस्ट पर उसको फतह किया था। अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो जो ईस्ट एशिया है, वियतनाम और कोरिया, उस पर उसने कब्ज़ा किया था और ट्रिब्यूटरी सिस्टम था, उनको वो ट्रिब्यूट दिया जाता था। और दीगर एम्पायर्स भी है, जैसा कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए भी सुपर पावर था यूनिपोलर वर्ल्ड में और अब भी है। आल्सो द रूल बाय ए सेंट्रल पावर विद इन ए बाइपोलर ब्लॉक। अच्छा, इस तरह एक ही ब्लॉक में एक सेंट्रल पावर होता है। जैसा कि यूएसएसआर था तो उसके साथ दीगर क्लाइंट स्टेट थे, तो यूएसएसआर वो सेंट्रल पावर था। इस तरह अगर हम वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो उसमें जो यूएसए है वो सेंट्रल पावर है। तो ये यूनिपोलर सिस्टम था। अब हम बाइपोलर सिस्टम की बात करें। बाइपोलर सिस्टम में दो कोलिशन हो, दो इत्तेहाद होते हैं स्टेट्स के और तकरीबन ताकत में बराबर होते हैं। और ये किस तरह बनते हैं कि हर इत्तेहाद में एक पावरफुल स्टेट होता है और इस स्ट्रांग और पावरफुल स्टेट के गिर्द जो है ना ये पूरा कोलिशन और इत्तेहाद बनता है। हम एग्ज़ाम्पल ले लें अमेरिका की। अमेरिका 1947 से लेकर 1991 तक जो कि दुनिया में बाइपोलर सिस्टम था। एक तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसके इत्तेहादी ममालिक थे। तो यूएसएसआर भी स्ट्रांग पावरफुल स्टेट था और यूएसए भी स्ट्रांग पावरफुल स्टेट था। जो दीगर इम्पोर्टेंट एक्टर्स है जो कि यूनाइटेड नेशन है, वो बाइपोलर कोलिशन को कोई ख़तरा इम्पोज नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है कि दुनिया बाइपोलर सिस्टम था तो उसमें यूनाइटेड नेशन का जो किरदार था वो बिल्कुल महदूद था। अगर हम कुछ एग्ज़ाम्पल ले लें कि क्यूबन मिसल क्राइसिस था, तो वो मसला जब हल हुआ तो वो यूनाइटेड नेशन की मुदाखलत की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि अमेरिका और यूएसएसआर ने आपस में बातचीत के ज़रिए से इस मसले को हल किया। इस तरह अगर हम प्रॉक्सी वार की बात करें तो उसमें भी यूनाइटेड नेशन वो बेबस था। अगर हम यूनिपोलर वर्ल्ड में बात करें तो उसमें भी यूनाइटेड नेशन वो बिल्कुल बेबस था, क्योंकि अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया था। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने उसकी मजम्मत की थी, लेकिन उसके बावजूद, उसके मना करने के बावजूद अमेरिका ने इराक़ पर हमला किया था, इस तरह अफ़गानिस्तान पर। तो यहाँ पर कहने का ये मकसद है कि यूनाइटेड नेशन बाइपोलर कोलिशन के लिए कोई ख़तरा नहीं था। और इस्पेशली जब ऐसा हो कि ये जो बाइपोलर सिस्टम की बुनियाद वो आइडियालॉजी पर हो, क्योंकि कम्युनिज़म, जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज़म को स्प्रेड करना चाहता था और वेस्ट जो है ना वो कैपिटलिज़म को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तो ये बाइपोलर सिस्टम की हमने बात की। इसके बाद हम मल्टीपोलर सिस्टम की बात करें। ये बात नोट करें कि पोल्स जो है ना वो इक्विवेलेंट नहीं होते, रफली इक्विवेलेंट होते हैं। अगर हम मौजूदा दुनिया को देख ले तो यहाँ पर अभी मल्टीपोलर सिस्टम है। सबसे पावरफुल स्टेट जो है ना वो अमेरिका है, दूसरा चाइना है और तीसरा रशिया है। और अगर हम पहले जंग अज़ीम से पहले जाए, तारीख़ को देख ले, तो वहाँ पर भी मल्टीपोलर सिस्टम था यूरोप में।
और ये जो सिस्टम था ये लचकदार था, क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अलायंस बना सकता था और तोड़ भी सकता था। और ये एक कम्पिटिटिव सिस्टम था, क्योंकि कंट्री एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, और इस दौरान वो अलायंसिस को चेंज भी कर सकते थे। और ये जो सिस्टम था मल्टीपोलर सिस्टम, ये नज़रियात से आज़ाद था निस्बतन। और उसकी बुनियाद जो है ना वो पॉलिटिक्स थी, आइडियालॉजी नहीं था, क्योंकि हर स्टेट चाहता था कि अपने मफादात को हिफाजत करे। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि वो कम्युनिज़म को स्प्रेड करे, या कैपिटलिज़म को प्रमोट करे, या डेमोक्रेसी की वगैरह वगैरह, इसकी बात नहीं थी। बल्कि अपने इंटरेस्ट की, जो स्टेट के जो इंटरेस्ट थे, नेशनल इंटरेस्ट, उसकी मकसद के लिए ये सब कुछ होता जाता हो रहा था। हर एक्टर का मकसद ये था कि वो अपने पावर को प्रमोट करे, उसमें इजाफा करे, और अपने फलाह बहबूद को प्रमोट करे। हर स्टेट का ये मकसद था। और ख़तरा ये था कि एक कंट्री या एक अलायंस इतना पावरफुल ना हो, इतना स्ट्रांग ना हो कि वो दूसरे स्टेट्स के लिए ख़तरा बने। तो हर अलायंस के ख़िलाफ़ दूसरे स्टेट मिलकर अलायंस बनाते थे, काउंटर अलायंस बनाते थे। तो ये मल्टीपोलर सिस्टम की जो है ना कुछ करेक्टरिस्टिक थी। अब वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस के को समझने के लिए, वर्ल्ड सिस्टम को समझने के लिए हम एक और अप्रोच भी उसका सहारा ले सकते हैं। उसको वर्ल्ड इकानमी पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जिसमें हम दुनिया की मईशत के नुक्ते नज़र को उसको कह सकते हैं। और उसके तीन अहम अज्जा है। एक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कोर पेरिफेरी डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले आप कोर को समझ ले, और दूसरा पेरिफेरी। वेस्टर्न नेशन ने जो कॉलोनी बनाई थी लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में, तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स उन ममालिक में चले जाते थे, और उस तरह चीप लेबर। और चूँकि ये ममालिक ये इंडस्ट्रियलाइज थे, तो उनको ज़्यादा वहाँ पर पैसा जनरेट होता था, और ये ममालिक उनसे रॉ मटेरियल सस्ते दामों लिए जाते थे, और इस तरह यहाँ पर लेबर भी सस्ता था। तो क्या था कि एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन जो स्टेट्स थे ये गरीब होते गए, और वो मज़ीद तरक्की करते रह गए। जो डेवलप स्टेट है, बरतानिया है, फ्रांस वगैरह। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कोर पेरिफेरी डिवीजन ऑफ लेबर का यही मतलब है। दूसरा है एपिसोडिक राइज एंड फॉल ऑफ हेजेमोनिक पावर। फॉर एग्जांपल पेक्स ब्रिटानिया की बात करें, तो 1800 टू 1914 बरतानिया का राइज हुआ 1815 से। और फिर 1914 में इसका जवाल हुआ, क्योंकि ये उसके पास नेवल पावर था, मॉडर्नाइजेशन थे, टेक्नोलॉजी था। तो क्या था कि ये पूरी दुनिया में उसने अपनी एक सुल्तनत कायम की थी, एक बहुत बड़ा नेवल पावर था। लेकिन इसके बाद जर्मनी ने और दीगर ममालिक ने, फ्रांस ने, दीगर ममालिक ने वो उसके लिए चैलेंज बन गया, तो इससे बरतानिया का जवाल शुरू हो गया। तो ये दूसरा जो है ना उसका कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट ये है कि ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड इकानमी कपल्ड विद पीरियाडिक ग्रोथ एंड स्टेगनेशन। कि वर्ल्ड इकानमी का एक्सपेंशन हुआ, और दुनिया जो है ना वो उस इकानमी बूस्ट हो गई, लेकिन विद पीरियाडिक ग्रोथ एंड स्टेगनेशन। एक वक्त ऐसा आया कि ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ रिसेशन आया। अगर हम रिसेशन की बात करें और ग्रोथ की बात करें, तो 1929 से 1939 तक जो है ना वो रिसेशन था। और पहली जंग अज़ीम के बाद, फिर अगर हम दूसरी जंग अज़ीम के बाद का दौर देख लें, 1947 से लेकर या 45 से लेकर 1970s तक, तो काफ़ी ग्रोथ हुआ था। तो दुनिया ने बूम भी देखा है और रिसेशन भी देखा है। फिर 2008 में जो है ना वो एक मसला आया था, जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। फिर उसको मैनेज किया गया, और थ्रू इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जो उसको रेगुलेट किया गया, और फिर जो है ना इस रिसेशन ये आर्जी साबित हुआ। तो जो इकनॉमिक एक्सपेंशन है वर्ल्ड में ये देखा गया है, और इसके साथ ग्रोथ एंड स्टेगनेशन को भी ऑब्ज़र्व किया गया है मुख्तलिफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री में। चेंजेस इन ए सिस्टम में चेंज भी आते हैं। सिस्टम स्टेबलाइजिंग फोर्सेस, इंटरनेशनल रिलेशन में जो सिस्टम होते हैं ये स्टेबलाइजिंग भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बाइपोलर सिस्टम को देख लें, तो ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स था, क्योंकि दोनों स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे से डरते थे, तो दुनिया में निस्बतन अमन था। और ये डिस्टेबलाइजिंग फोर्स भी हो सकता है, जैसा कि यूनिपोलर सिस्टम को देख लें, कि अमेरिका को
चैलेंज करने के लिए कोई बड़ा सुपर पावर नहीं था। तो इसी वजह से जो हमारा यूनिपोलर सिस्टम था उसको मैं डिस्टेबलाइज फोर्स कह सकता हूँ, क्योंकि अमेरिका ने कई ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, इवन उन पर हमला किया। तो ये सिस्टम ये डिस्टेबलाइज फोर्स भी हो सकता है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स भी हो सकता है। सिस्टम इवन इफ दे आर स्टेबलाइजिंग सिस्टम हैव डायनेमिक्स ऑफ देयर ओन। कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं कि वो स्टेबलाइजिंग सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन उसके अपने भी डायनेमिक्स होते हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो ये एक स्टेबलाइजिंग फोर्स था और पूरे यूरोप यूरोप को उसने इंटीग्रेट किया था इकनॉमिकली, और वहाँ पर खुशहाली थी। लेकिन उसके अपने भी अंदरूनी तौर पर वो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसमें डिस्रप्शन आ सकते हैं, जैसा कि बरतानिया ने ब्रेक्जिट किया। तो आप देख सकते हैं कि उसके अपने डायनेमिक्स हो सकते हैं। इस तरह अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क को इसका मकसद ये था कि साउथ एशिया में खुशहाली आ जाए, लेकिन इसके इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो राइवलरी है, तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम है ये डिसरप्ट हुआ है। मोस्ट सिस्टम हैव सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ परपिचुएटिंग प्रोसेस। अक्सर जो ज़्यादातर सिस्टम है वो अपने आप को जो है ना वो बाकी रख सकते हैं, उस प्रोसेस को वो सारी वो जारी रख सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम चाइना और पाकिस्तान की ताल्लुकात की बात करें तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट की बुनियाद पर है और इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर है, और हम कह सकते हैं कि ये दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड है और दीगर रिलेशन वो रोज़ बरोज़ हर साल जो है ना वो उनका इन्हिसार एक दूसरे पर बढ़ रहा है। उन्होंने सीपेक की मदद से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हुए और दीगर प्रोजेक्ट के ज़रिए से। तो ये सेल्फ परपिचुएटिंग प्रोसेस है। इस तरह अगर हम डेवलपिंग स्टेट और डेवलप स्टेट के दरमियान जो डिस्पैरिटी है इस सिस्टम को देख ले तो मुख्तलिफ़ इन्वेंशन के ज़रिए से अगर हम देख लें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वो डेवलप स्टेट से वो पीछे हो रहे हैं, क्योंकि डेवलप स्टेट्स वो मज़ीद इनोवेशन ला रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में, दीगर रिसोर्सेज में, तो वो मज़ीद तरक्की करते रहें और डेवलपिंग स्टेट्स उसके पीछे वो अब भी वो मतलब उनके उनसे पीछे हैं। तो ये सेल्फ परपिचुएटिंग प्रोसेस है। सिस्टम आर अपन आर इक्विलिब्रेटिंग, that is they respond to changes by absorbing the changes and moving to a new stabilizing equilibrium। क्या होता है कि सिस्टम अमूमन वो बैलेंस कायम करने की कोशिश करता है और वो जब चेंजेस आते हैं तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और न्यू स्टेबलाइजिंग इक्विलिब्रियम बनाते हैं। क्या होता है कि सिस्टम वो इक्विलिब्रेटिंग होता है। अगर हम देख लें कि 1945 से पहले एम्पायर्स थे, तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद क्या हुआ कि न्यू स्टेट्स इमर्ज हुए। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम था उसने इस चेंज को एब्जॉर्ब किया और यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे बने, तो एक न्यू स्टेबलाइजिंग इक्विलिब्रियम वजूद में आया। समटाइम्स सिस्टम रिस्पॉन्ड टू चेंज बाय इवॉल्विंग इनटू न्यू सिस्टम। बाज़ औक़ात जो है ना सिस्टम वो रिस्पॉन्ड करते हैं और न्यू सिस्टम बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले बड़ी बड़ी सुल्तनतें थी, फिर आज़ाद रियासतें वजूद में आई और एक और सिस्टम वजूद में आया, यूनाइटेड नेशन का क़याम हुआ, वर्ल्ड बैंक का क़याम हुआ और दीगर IMF और दीगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वजूद में आए। तो इसके साथ न्यू सिस्टम वजूद में आया। सिस्टम में चेंजेस क्यों आते हैं? तो एक होता है चेंज इन द नंबर ऑफ़ एक्टर्स। जब नंबर ऑफ़ स्टेट्स में चेंज आ जाए, USSR का कोलैप्स हुआ तो इसकी वजह से 15 मज़ीद रियासतें वजूद में आई, तो इससे जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो रीशेप हुआ। इसी तरह 1990s की अगर हम बात करें तो जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, तो इसमें सिस्टम में चेंज आया। क्या कैसे चेंज आया? यूरोपियन यूनियन मज़ीद स्ट्रांग हुआ, नेटो से मज़ीद स्ट्रांग हुआ। चेंज इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन एक्टर्स, स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाए। अगर हम चाइना की राइज की बात करें तो चाइना एक पावरफुल स्टेट है, तो अब ये इसकी राइज की वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड चेंज हुआ मल्टीपोलर वर्ल्ड में, तो इससे सिस्टम चेंज हुआ। चेंज इन टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो इससे भी सिस्टम में चेंज आता है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो पाक और इंडिया जो रिलेशन है वो उसी तरह ही टेंस है, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से दोनों ममालिक वो उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के पास न्यूक्लियर पावर है, टेक्नोलॉजी है, जिससे ये दोनों ममालिक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह जदीद दुनिया में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसकी वजह से भी सिस्टम में चेंज आता है। चेंज इन करेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्टर्स, कि एक्टर्स के करेक्टरिस्टिक में भी चेंज आ सकता है। एक कंट्री है और उसके पास मतलब न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं, उसने न्यूक्लियर आर्सेनल बनाए, तो जो एक्टर्स है उसके करेक्टरिस्टिक में चेंज आया। हाँ, इस तरह हम भी कह सकते हैं कि अरब स्प्रिंग की बात करें, पहले वहाँ पर बादशाह थी, अब वहाँ पर डेमोक्रेसी है। इजिप्ट है, अगर हम उसकी बात करें, लीबिया की बात करें, तो क्या होता है कि एक मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज हो जाए, उसकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाए, तो इससे क्या होता है कि पूरा इंटरनेशनल सिस्टम में तब्दीली आ सकती है। तो ये आपका चैप्टर 33 था आई थिंक, यस। जहाँ पर आपको मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।